Hello, students. Welcome to your class. Today, we are going to start your lecture of pharmacology and toxicology. And I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Today, we start general anesthetics. जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है, या पहली स्लाइड में तो इसके बारे में दिया बताया गया कि जनरल एनेस्थेटिक्स फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत साल पहले कैसे हुआ था। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं? जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस वी कैन से रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस एंड कॉन्शियसनेस। रिवर्सिबल लॉस इसलिए बोला गया वर्ड क्योंकि इसमें किसी चीज़ को हमने अपनी बॉडी के जो ब्रेन के जो कुछ पार्ट हैं, ये हमारे कुछ सेंसेशंस हैं, उसको रोकना है रिवर्सिबल वे के लिए, कि वो परमानेंट नहीं रोकना होता है, कुछ टाइम के लिए ड्यूरिंग सर्जरीज हमें उससे रोकना होता है, लेकिन वो रिवर्सिबल एक्शन होना चाहिए, परमानेंट नहीं, अदरवाइज वो तो डेथ हो जाएगी। So, it is a reversible loss of all sensations and consciousness. मेनली हम कह सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जनरल एनेस्थेसिया में? लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस स्पेशली पेन, क्योंकि जब सर्जरी के टाइम में हम इसको यूज़ करेंगे तो पेन तो होगा, तो पेन फील नहीं होना चाहिए। तो वो वाली जो मेन हमारा पॉइंट होगा, पेन की जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, जो भी जहाँ से भी हमें पेन फील होने का एहसास होता है, उसको रोकना होता है। स्लीप एंड अमेंसिया, स्लीप मतलब नींद आ जाना चाहिए उसे। अमेंसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, वो नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ टाइम के लिए उसको रोकना होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होना चाहिए। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशंस, एब्लिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, ये कुछ फीचर्स होने चाहिए जनरल एनेस्थेटिक्स में। तो यहाँ पे कुछ बताया गया कि जनरल एनेस्थेटिक्स की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, सबसे पहले कहाँ हुई। तो जो सबसे पहले हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक एजेंट आया था वो था इथाइल ईथर। एक डेंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था जब वो एक टूथ की सर्जरी कर रहा था अपने पेशेंट की। तो सबसे पहले इथाइल ईथर आया था, उसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म आया। यूके में सबसे पहले ये फाइंड आउट किया गया क्लोरोफॉर्म। देन आफ्टर दैट नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी यूएसए में आया इन 1863। नाइट्रस ऑक्साइड्स आया। तो ये दो तीन जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे उनमें से एक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो सेफ़ होना चाहिए, पेनलेस एंड बियरेबल प्रोसीजर उसका होना चाहिए। तो ये एक तरह का बहुत अच्छी डिस्कवरी थी उस टाइम की, क्योंकि बिना पेन के हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, बिना फील किए हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये कह सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पेन सहना बहुत मुश्किल होता है। बट जनरली ये जो ड्रग्स होती हैं ना, ड्रग्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि ये हमें कोई मेडिसिन के तौर पे नहीं दिए जाते। ये तो वे अपने जब वो सर्जरीज करते हैं तो हमारे उस बचाव के लिए, कि हमें वो पेन्स फील ना हो, उसको रोकने के लिए यूज़ करते। तो ये डॉक्टर्स के खुद के पास होता है, ये ऐसे ही ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। These drugs are not ordinarily prescribed by the doctors in a prescription, and therefore drug stores and pharmacies do not usually stock them. However, a pharmacist working in a hospital, drug store, or a nurse working in the operation theatre is required to handle these substances. लेकिन वो जो भी डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं या जो भी नर्सेस काम कर रही हैं, उनको इसे हैंडल करने का तरीका आना चाहिए बहुत ही केयरफुली। तो जनरल एनेस्थेटिक्स का मेन काम क्या है? एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करना। एनाल्जेसिया आपको मतलब पता है, लॉस ऑफ पेन ना हो। अमेंसिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनहिबिशन ऑफ सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, डिपेंड्स ऑन द एजेंट, डोज एंड द क्लिनिकल सिचुएशंस। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारी जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो आगे हमारे पास कुछ आ जाती हैं कि जनरल स्टेजेस आ जाती हैं जनरल एनेस्थेसिया की, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। Anesthetics agents are cause dose dependent depression,
ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या है, डोज डिपेंडेंट है। डोज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी डोज पेशेंट को दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही उस जो है एनेस्थेटिक अपना काम दिखाएगा। ज़्यादा डोज में देगा तो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो ज़्यादा हो सकता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी की जो सेंसेशंस हैं वो हो जाए। कम डोज में देते हैं तो जिस पॉइंट पे देना होता है कि बॉडी का ये निचला पार्ट है, इसके यहाँ पे पेन ना हो या किसी बाजू में करना है, तो वो पॉइंट उस हिसाब से डोज दिया जाता है। दे डिप्रेस द CNS इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इनका कैसे ये वर्क करते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में CNS डिप्रेशन शो करते हैं अपना। दैट इज़ पहले हायर कॉर्टिकल सेंटर्स डिप्रेस होते हैं, देन मेडुलरी सेंटर्स डिप्रेस होते हैं। ठीक है। द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज असेस्ड बाय रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स एंड कंजक्टिवल रिफ्लेक्सेस। कंजक्टिवल हो रिफ्लेक्सेस हमारी हैं जहाँ पे वो आइज़ की मूवमेंट में यहाँ पे बात की गई है कि एक तो हमारे लंग्स पे और जो हमारी ब्रीथिंग कैपेबिलिटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है एनेस्थीसिया का, और हमारी आइज़ पे, आइज़ की मूवमेंट कभी डायलेट हो रहा है, कभी नैरो हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे जो हमारे मसल्स है आइज़ के वो इफेक्ट करेंगे जनरल एनेस्थेटिक से। तो वो हम आगे इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या 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 होता है, आइज़ की मूवमेंट कैसे होती है, रेस्पिरेशन हमें ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, ईजिली कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं, तो वो इसकी स्टेजेस में गिवन है। यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया बाय ईथर। अगर ईथर का इन्होंने लेके बताया गया तो क्या क्या कैसे कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले स्टेज है 1। दिस इज़ द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम समय एनेस्थेटिक दिया जाता है, ये सबसे पहली स्टेज है, वहाँ से लेके लॉस ऑफ कॉन्शियस तक इस स्टेज के बारे में बताया गया है। द पेशेंट प्रोग्रेसिवली लॉस पेन सेंसेशन। पेन तो फील उसको नहीं होता, लेकिन उसकी जो मोटर एक्टिविटीज़ और रिफ्लेक्सेस है वो नॉर्मल रहती हैं, वो वैसे ही काम कर रही होती हैं, बस उसे फील नहीं होता, पेन फील नहीं होता, लेकिन बाकी के फंक्शंस उसके नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्टेज 2। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। यहाँ पे क्या है, कॉन्शियसनेस तो होगी, स्टेज 1 से स्टार्ट हो जाती है, कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन उसके साथ क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं हमारे ब्रीथिंग में, हमें सांस लेने में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। स्पास्टिक ब्रीथिंग, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं हमारे, तो हमारा जो सांस लेने की जो नसल्स कह सकते हैं पाइप होती है, वहाँ से वो नैरो हो जाती है। ठीक है, तो उसको रेगुलर ब्रीथ करने तक जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम आती है। द आई बॉल्स मूव इन रोविंग मोशन एंड पीपल्स आर डायलेटेड। आई बॉल्स मूव करने लग जाती हैं, रोविंग होने लग जाती हैं, पीपल डायलेट हो रहा है, एफर्ट्स डाले जा रहे होते हैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। ठीक है, ताकि ये वाली जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन स्टेज है इसको जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, जब सर्जरी मोस्टली स्टेज 3 में जाके सर्जरी पॉसिबल होती है। तो थर्ड स्टेज होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। दिस इज अ स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया आर मोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन दिस स्टेज। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन्स। 4 फेसेस में आगे डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है, फर्स्ट होता है रोविंग आई बॉल्स। हमारी जो आई बॉल्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे थे, दिस प्लेन एंड्स व्हेन आई बिकम फिक्स्ड, जो आंखें एक जगह पे फिक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लारेंजियल रिफ्लेक्सेस। थर्ड है पीपल स्टार्ट्स डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। फोर्थ है इंटरकोस्टल पैरालिसिस, शैलो abdominal respiration, dilated pupil। तो सिंपल वर्ड्स में, द मूवमेंट ऑफ eyeballs gradually stop, pupils constrict and dilate progressively, the eyelid and the corneal and pupillary reflexes disappear। pupillary का मतलब होता है साइज, जो pupil का साइज होता है वो वरी करता रहता है। रेस्पिरेशन विच आर फर्स्ट इज डीप, पहले तो हम गहराई से सांस ले रहे हैं, एंड रेगुलर बिकम मोर शैलो एंड डायफ्राग्मेटिक डीप ब्रीथिंग। नेक्स्ट स्टेज है 4, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इसको मेडुलरी पैरालिसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग की सीजेशन हो जाती है, स्टॉप हो सकता है, स्टॉप या सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग टू फेलियर ऑफ सर्कुलेशन एंड डेथ।
द pupils are completely dilated and finally respiratory arrest followed by circulatory failure occurs। इसमें डेथ के चांसेस होते हैं अगर स्टेज 4 हम मेडुलरी पैरालिसिस में पहुंच जाए तो। ये थी 4 स्टेजेस जो जनरल एनेस्थीसिया में आती हैं। नेक्स्ट बताया गया कि जनरल एनेस्थेटिक्स में आगे 2 टाइप्स हैं, इनहेलेशन एंड इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन जो एजेंट्स होते हैं क्यों वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एयरफ्लेक्सिया। एयरफ्लेक्सिया मतलब जो मसल्स होते हैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं किसी भी क्विक एक्शन के लिए, मस्कुलर रिलैक्सेशन बट आर हाईली कंट्रोलेबल, बट ये कंट्रोलेबल होते हैं सिंस lungs provide a large surface for the rapid diffusion of these agents in and out of the body। दूसरे आ जाते हैं इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ये कंट्रोलेबल नहीं होते थे, जैसे इनहेलेशन एजेंट्स कंट्रोलेबल होते हैं लेकिन इंट्रावेनस एनेस्थीसिया कंट्रोलेबल नहीं होती हैं। दे डू नॉट पोजेसेस एनी एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है उनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हम कॉमनली जनरल एनेस्थेटिक्स बोल सकते हैं। ईथर है, हैलोथीन है, साइक्लोप्रोपीन है, आइसोफ्लोरेन है। ठीक है, इंट्रावेनस में आ जाता है थायोपेंटाइल सोडियम वाइडली यूज एज ए इंट्रावेनस एजेंट। ठीक है, और दूसरे और कौन कौन से आ जाते हैं जैसे कीटामाइन, ड्रोपेरिडोल, फेनेटाइल, ये सब आ जाते हैं। प्रेपरेशंस कौन कौन सी है मतलब पेशेंट के लिए आ जाती है एनेस्थेटिक्स से। फर्स्ट आ जाती है प्री मेडिकेशन, देन आइडल एनेस्थेटिक्स, फिर स्टेजेस ऑफ एनेस्थेटिक्स। ठीक है, फिर पोस्ट एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं। तो जनरल प्रैक्टिस के लिए हमें जो मेजर होता है प्रैक्टिस के लिए एनेस्थेटिक्स कौन क्या चाहिए, इसमें आइडल एनेस्थेटिक्स में क्या होना चाहिए, रैपिड एंड स्मूथ इंडक्शन, गुड एनाल्जेसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन, शुड बी नॉन इरिटेंट टू म्यूकस मेम्ब्रेन, should be non-toxic to heart, liver, kidney and brain, and also promote recovery of the patient once the administration of anesthesia is stopped। बट मोस्टली कहते हैं कि सभी जनरल एनेस्थेटिक्स जो भी हैं ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं ये प्रॉपर्टीज़। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ थायोपेंटोन और अनदर इंट्रावेनियस एनेस्थेटिक्स। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेटिक्स इज डन बाय inhalation anesthetic agents। Adequate muscle relaxation is ensured by giving neuromuscular blocking agents। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल एनेस्थेटिक्स का। तो यहाँ पे हमें 2 प्रपोज मैकेनिज्म्स दिए गए हैं। पहला मैकेनिज्म में आ जाता है कि एनेस्थेटिक शुड पोजेसेस अ प्रॉपर्टी ऑफ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, कि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इतनी हो कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, हायर इज इट्स एनेस्थेटिक पोटेंसी, उतनी उसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी शो करने की पोटेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है गाबा रिसेप्टर्स होते हैं। एक और हमें यहाँ पे दिया गया गैबाथर्जिक थ्योरी ऑफ एनेस्थेसिया। ठीक है, वो वहाँ से जो आइंस निकलते हैं, क्लोराइड आइंस निकलते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें एनेस्थेटिक का अपना काम शो करने में। तो यहाँ पे 2 में मैकेनिज्म दिए गए हैं। पहला है लिपिड सॉल्युबिलिटी उसकी आई जो होनी चाहिए, या फिर दूसरा गैबार्जेटिक के ज़रिए हम जो है हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स है वो अपना काम करते हैं। आगे आ जाते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। इनहेल का मतलब तो समझते हो, जो डायरेक्ट हम लेते हैं, इनहेल करते हैं किसी पंप के थ्रू या किसी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ गया ईथर। ईथर क्या है, वॉलेटाइल, क्लियर वॉलेटाइल लिक्विड होता है। इसका मिनिमम एल्वियोलर कंसनट्रेशन हैगा 1.9%। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस इसकी हैं जैसे कि ये सेफ़ हैं, गुड एनाल्जेसिया, प्रोड्यूस मस्कुलर रिलैक्सेशन, डू नॉट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर, पल्स एंड कार्डियक रिदम ड्यूरिंग लाइट टू मॉडरेट एनेस्थेसिया। इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, क्वाइट स्टेबल है। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं। डिसएडवांटेज की ये एक्सप्लोजिव है, जो मेजर डिसएडवांटेज इसकी है एक्सप्लोजिव है। इट्स वेपर्स आर इरिटेटिंग टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंडक्शन इज स्लो एंड नॉट स्मूथ। कॉमनली यूज्ड है क्योंकि ईजिली हमें अवेलेबल मिल जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, ओल्डेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, मोस्टली ऑपरेशन थिएटर्स में ये यूज़ किया जाता है। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, बट इट्स एबिलिटी टू कॉज लाफिंग ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया।
लिक्विड अंडर प्रेशर हमारे पास ये अवेलेबल होता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया में भी ये यूज़ किया जाता था। इट इज़ यूज एज ए सप्लीमेंट टू अदर एजेंट्स फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, दूसरे और जो एनेस्थीसिया उनकी मेंटेनेंस के लिए भी एज ए सप्लीमेंट भी दिया जाता है। इसकी यूजुअल कंसंट्रेशन 70 to 75% है विद 20% ऑक्सीजन। ठीक है, रैपिड ऑनसेट इसका एक्शन है। बिकॉज ऑफ इट्स वीक एनेस्थेटिक पोटेंसी इट इज़ ओनली यूज एज सप्लीमेंट एजेंट टू द अदर एजेंट। इसकी एनेस्थेटिक पोटेंसी एज कम्पेयर टू अदर एनेस्थेटिक्स थोड़ी सी वीक है, तो एज ए सप्लीमेंट दूसरे ड्रग्स के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट है हैलोथेन। वॉलेटाइल है, नॉन फ्लेमेबल है, रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है, स्वीच ऑर्डर है। इसका एडवांटेज ये है कि स्मूथ और रैपिड है, वेपर्स इसके नॉन इरिटेंट है, लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। डिसएडवांटेज इसका क्या है? इट सेंसिटाइजेज द हार्ट टू सिम्थमेटिक अमीन्स, कॉज लीवर टॉक्सिसिटी एंड एक्सपेंसिव। एक तो एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, इसकी लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, एक हार्ट को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है इसकी 1 to 4% है। नेक्स्ट आ गया साइक्लोप्रोपेन, स्वीट स्वेलिंग गैस है विद मिनिमम एल्वियुलर कंसंट्रेशन है 9.2%, रैपिड एंड स्मूथ है, गुड मसल रिलैक्सेशन है, सेफ्टी मार्जिन का भी इसका हाई है। एक्सप्लोजिव है, ये इसका डिसएडवांटेज आ गया, ये एक्सप्लोजिव है। वही सेंसिटाइज द हार्ट टू कैटेचोलामाइन एंड रिकवरी इज नॉट स्मूथ, रिकवरी थोड़ी सी दिक्कत देती है रिकवरी में, इसका ड्रॉबैक आ गया। नेक्स्ट है इन फ्लोरीन, क्लियर कलरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड विद स्वीट ऑर्डर, induction and emergencies from anesthesia, smooth and moderately rapid. It does cause a mild stimulation of saliva, but it is not troublesome. Relaxation of skeletal muscle is often adequate for surgery. It does not sensitize the heart to adrenaline and is clearly eliminated from the body. It is used as an alternative to halothane. Next है isoflurane. It is an isomer of influrane. इनफ्लुरेन का आइसोमर है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हायर मार्जिन सेफ्टी के हैं दैन फ्लोरीन के साथ। एडवर्स एक्शंस के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे है, और इसका जो कंसंट्रेशन है फिक्स है वो है 1.5 to 3.0% से। नेक्स्ट है मिथॉक्सीफ्लुरेन, मोर पोटेंट देन ऑल इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, क्लियर कलरलेस लिक्विड है, स्वीट ऑर्डर है, मेटाबलाइज टू फ्लोराइड एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर टॉक्सिक टू किडनी, सो इट इज़ यूज टू लिमिटेड। अदर एनेस्थेटिक्स जो कुछ न्यू एनेस्थेटिक्स इन्होंने दिए हैं वो है डेस्फ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, रैपिड एंड स्मूथ ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड रिकवरी। डेस्फ्लोरिन हैज पंजेंट स्मेल एंड मे कॉज हाई कफ, इसका डेस्फ्लोरिन का डिसएडवांटेज है, गंदा सा स्मेल, पंजेंट स्मेल होती है, कफ हो सकती है उसके, लारिंजोस्पाज्म एंड सिम्पटोमैटिक एक्टिवेशन। सेवोफ्लोरिन अनस्टेबल है, मेटाबोलाइट्स आर पोटेंशियली नेफ्रोटॉक्सिक। क्लोरोफॉर्म ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, नॉट यूज्ड एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स बिकॉज ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी है, लिवर पे इसकी टॉक्सिसिटी शो करता है। लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, हाइपोटेंशन, कार्डिक इरेगुलरिटीज़, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये इसके साइड इफेक्ट्स आ गए। तो नेक्स्ट आ गया इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स कौन से हैं? Intravenous anesthetic mainly used for the rapid induction of anesthesia. They may also be used alone to produce a slight level of necrosis for short surgical procedures. First है thiopentol sodium interval, ultra short acting barbiturate with rapid entry into brain due to high lipid solubility. इसकी lipid solubility ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये thiopentol sodium है। स्मूथ है, ऑनसेट एक्शन इसका है विदिन 10 to 30 सेकेंड्स है, 22.5% सोल्यूशन है, डोज 4 to 6 ml है, रिकवरी स्लो है, ऑफन परसिस्ट फॉर 6 to 8 आवर्स तक इसका जो है असर रहता है। लारिंजोस्पाज्म, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन में अकर विद इन द इंट्रावेनस बारबिटरेट एनेस्थेसिया, ये इसके ड्रॉबैक हो गए। थायोपेंटोल शुड बी, मतलब ये जो अस्थमा के पेशेंट्स है, यूटी कैरियर के पेशेंट्स है, एंजियोडीमा के, उनमें इसकी डोज देख के देनी पड़ती है। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टेड इन एक्यूट इंटरमीडिएट पॉलीफोरिया। नेक्स्ट है कीटामाइन है, नॉन बारबिटरेट कंपाउंड है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दिया जाता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद और विदाउट एक्चुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जा सकता है, इतना खास यूज़ नहीं किया जाता।
इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे हेलुसिनेशन होने लग जाता है, वॉमिटिंग होती है, सैलिवेशन होता है, स्किन रैश होता है। 10 to 100 mg पर ml की डोज में अवेलेबल होता है। इंट्रावीनस डोज की 2 mg पर kg है। फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 10 mg पर kg इसका यूज़ दिया जाता है, डोज दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया डाइज़ापाम, लोरेज़ापाम, मिडाज़ोलम, कुछ और जो इंट्रावीनस आ गए। ये कुछ लाइट सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं विद डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। डाइज़ापाम स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, 3 मिनट का, ठीक है। तो और ये स्केलेटल मसलाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। 10 to 20 mg जिसकी डोज है इंट्रावीनियस, माइनर सर्जिकल सर्जरीज के लिए यूज़ किया जाता है। लोरेज़ापाम कार्डिक सर्जरीज के लिए यूज़ किया जाता है, अमेंशिया प्रोड्यूस करता है। बाईपास सर्जरीज के लिए भी यूज़ किया जाता है। मिडाज़ोलम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, 3 times मोर पोटेंट देन डाइज़ापाम। वाटर सॉल्युबल है, पेनफुल नहीं है, नॉन इरिटेट है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, नॉन इरिटेंट है। डोज इसका 0.3 to 0.35 mg पर kg इंटरवेनियसली है। ईटोमाइडेट आ गया, नेक्स्ट आ गया। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द बार्बिट्रेट्स, सेफ्टी मार्जिन इसके हैं, साइड इफेक्ट्स कम है इसके। डोज 0.3 mg पर kg है, इंटरवेनियसली दिया जाता है। ऑनसेट एक्शन है इसका। नेक्स्ट आ गया प्रोपोफोल, मोस्ट कॉमनली यूज एज ए पेरेंटल एनेस्थेटिक है। डोज इसका 10 mg पर ml इमल्शन है, ओके। इन सोयाबीन ऑयल, ग्लिसरीन, प्यूरिफाइड एग, फॉस्फोलिपिड। इंडक्शन डोज ऑफ प्रोपोफोल इन एडल्ट्स इज 1.5 to 2.5 mg per kg. It has an onset and duration of anesthetic similar to that of thiopentol. नेक्स्ट आ गया अल्फाजेलोन, अल्फाडोलोन आ गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास न्यूरोलैप्ट एनाल्जेसिया। लार्ज डोज ऑफ opioid analgesics, morphine 1 to 3 mg per kg IV for fentanyl has been used to achieve general anesthesia in patients undergoing cardiac surgery with minimum circulatory deterioration. The neurocongeners of fentanyl sodium are sulfentanil, unphenylphenidyl and remifentanil. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस कौन कौन सी दी जाती हैं? These drugs are used to precede the administration of anesthetics, reduce the anxiety। किस लिए दी जाती है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन? किस लिए की जाती है? एनजाइटी रिड्यूस करने के लिए, फैसिलिटेट स्मूथ एंड रैपिड इंडक्शन, ओवरकम द सिक्योरिटी इफेक्ट्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, रिलीव द पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है। जनरली एंटीकोलिनर्जिक्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स एंड एंटी एनेस्थेटिक एजेंट्स आर यूज एज ए प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स के अगर हमें एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए कि कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स आ जाते हैं, नारकोटिक्स आ जाते हैं और एंटी एनेक्साइटिक एजेंट्स आ जाते हैं। एट्रोपिन भी दिया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन नारकोटिक एनाल्जेसिक जो है यूज़ किया जाता है वो है मॉर्फिन। वो इंट्रामस्कुलरली भी दिया जाता है, सबकुटेनियसली भी दिया जा सकता है, ठीक है। आगे डाइज़ापाम, लोरेज़ापाम, क्लोरिज़ापाम आर आल्सो यूज एज ए प्री मेडिकेशंस। अदर एनेस्थेटिक्स और कौन कौन से आगे थोड़े बहुत जो रहेंगे, जैसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आ जाते हैं जो कि प्रॉपर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। प्रोड्यूस एडिक्वेट रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। और एग्जांपल्स जैसे ट्यूबोक्रेन आ गया, गैलामीन आ गया, सुसिनाइलकोलिन जनरली इंटरवीनियसली जो लिए जाते हैं। तो ये कुछ और ड्रग्स थी जो जनरल एनेस्थेटिक्स में आती हैं। तो आज का यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। थैंक यू।